टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए एक मेथड पढ़े, इफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्ट। ब्रश को शिफ्ट करके आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को रिड्यूस करना, कम्यूटेशन को इम्प्रूव करना। लेकिन उसके दो मेन डिमेरिट्स थे। पहला डिमेरिट ये कि लोड के चेंज के साथ आपको ब्रश को शिफ्ट करना पड़ेगा, और दूसरा डिमेरिट कि ब्रश को शिफ्ट करते ही आर्मेचर फ्लक्स का एक कंपोनेंट फील्ड फ्लक्स के डीमैग्नेटाइजिंग हो जाता है और फील्ड फ्लक्स को कम करता है। उसके कंपेंसेशन के लिए हम लोगों को फील्ड का एम्पेयर टर्न्स बढ़ाना पड़ता है। उसका हमने कैलकुलेशन किया था, डिराइवेशन किया था, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पेयर टर्न्स एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पेयर टर्न्स निकाला था। उस पर न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए थे। होपफुली आप लोग उसको बनाए होंगे और बहुत आसान थे, इसलिए उनको डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसको बनाइए जरूर, डोंट टेक इट लाइटली। अब आइए देखते हैं नया मेथड इंटरपोल्स। अभी के समय में बहुत स्मॉल साइज डीसी मशीन को ही छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे डीसी मशीन्स में इंटरपोल्स का यूज होता है। और इंटरपोल्स और एक और है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही मोस्टली हर जगह यूज होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इंटरपोल्स क्या है। एक चीज तो पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को ही रिड्यूस करेंगे, लेकिन कैसे? तो देखिए, उसके लिए थोड़ा सा एक चीज रिवाइज करें। हम लोग को पता है कि नॉर्मल कंडीशन में जो नेचुरल जो फील्ड फ्लक्स होता है वो डायरेक्ट ऐसा होता है। अगर नॉर्थ उधर साउथ उधर है तो नेचुरल ऐसा होता है, नेचुरल। और जो हमने आर्मेचर रिएक्शन में देखा था कि नो लोड पे फील्ड फ्लक्स कैसा होगा, तो ब्लू वाला जो देख रहे हैं आप ऐसा होगा। और जब लोड लगता है तो आर्मेचर फ्लक्स कैसा होता है, तो ऐसा होता है जो आप देख रहे हैं। अगर जनरेटर है और हम इसको इस तरफ मूव कर रहे हैं तो ऐसा बनेगा नीचे की तरफ, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, उसका हमने फेजर डायग्राम पढ़ा। फील्ड फ्लक्स इधर, आर्मेचर फ्लक्स क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ब्रश तो अपने पोजीशन पर ही है, और रिजल्टेंट फ्लक्स कुछ यहां पे। ठीक है, अब देखिए इसके कारण होता ये है कि ये फील्ड का नेचर चेंज हो जाता है। ठीक है, आप जानते हैं। तो एक सिंपल सी एक सोच आई किसी साइंटिस्ट के मन में कि ये जो बीच का पार्ट है जहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर के मैग्नेटिक फील्ड का, रेड वाले का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो हम लोग को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में तीन तरह के नेचर होते हैं, मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, तो आप अगर यहां देखिए इस फेजर डायग्राम को, ये फाई एफ इधर है, फाई ए इधर है। अगर जितना फाई ए है नीचे के डायरेक्शन में, अगर उतना ही फाई ए ऊपर के डायरेक्शन में जनरेट कर दें एनी हाउ, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? जितना फाई ए नीचे की डायरेक्शन में, उतना ही हम किसी एडिशनल सोर्स से फाई ए ऊपर की डायरेक्शन में जनरेट कर दे तो क्या होगा? दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल आउट, और बचेगा क्या? फील्ड फ्लक्स, जिसका डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा। क्या कोई कम्यूटेशन प्रॉब्लम होगी? नहीं होगा। समझ में आ रही बात? जितना आर्मेचर फ्लक्स नीचे की तरफ है उतना ही अगर हम किसी मीडियम से ऊपर की तरफ जनरेट कर दें तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और बच क्या जाएगा? फील्ड फ्लक्स इस डायरेक्शन में। तो फील्ड फ्लक्स अगर इस डायरेक्शन में है तो फाई आर कहां होगा? ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो फाई आर भी तो इसी डायरेक्शन में होगा। सॉरी, फाई आर विल आल्सो बी इन दिस डायरेक्शन। आप सोचिए इस पर। ठीक है, तो यही चीज, यही दिमाग लगाया गया और यही बेसिस बना हमारे इंटरपोल्स के डिस्कवरी का। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, उसके लिए क्या किया गया कि जो आपका कोर है, जैसे कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, दिस इज आवर कोर, करेक्ट ना? दिस इज आवर कोर। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया? हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है आर्मेचर फ्लक्स जो ये जो नीचे है इसको कंपेंसेट करने के लिए, इसको ये इसका जितना स्ट्रेंथ है उतना ही स्ट्रेंथ हमको इसके अपोजिट डायरेक्शन बनाना है।
तो उसके लिए क्या किया गया कि जिस मटेरियल का आपका ये पोल कोर है उसी मटेरियल का यहां पर भी एक आयरन का इस तरह का पीस लिया गया। सपोज जस्ट अभी आप मान लीजिए कि मैं यहां पे आयरन का पीस नहीं ले रहा हूं, परमानेंट मैग्नेट ले रहा हूं, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट अगर हम लेंगे तो आप ये सोच के सोचिए, बता तो सकते नहीं आप, लेकिन सोचिए कि पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, कहां पे नॉर्थ होना चाहिए और कहां पे साउथ होना चाहिए। और ध्यान ये रखना है कि उसके कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए उसको इसके अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग का जवाब ये आ रहा होगा कि यहां पे सर नॉर्थ रखो और यहां पे साउथ रखो, ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकले, इसको कंपेंसेट करे, इधर साउथ में इन करे, फिर इक्वल इक्वल इधर से डिस्ट्रीब्यूट होके इधर आ जाए। करेक्ट, यही आप सोच रहे हो। तो ये जो पोल्स हैं, ये जो परमानेंट मैग्नेट मैंने यहां लगाया है, यही क्या कहलाते हैं, इंटरपोल्स। इंटरपोल्स का मेन पर्पस यही है कि जो सेंट्रल पार्ट में, क्योंकि इसका जो जितने पार्ट में कंपेंसेट करेगा ना वो यही है, मैं इसको रेड से मार्क करता हूं, ये इतने पार्ट के जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो सेंट्रल पार्ट है, इसके मैग्नेटिक फील्ड, ये जो बीच का पार्ट है, इसको ये अपोज करेगा और बीच में मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो स्ट्रेंथ है इसको खत्म करेगा, ताकि ये जो फील्ड है आपका ये बेंड ना हो, इस पे कोई भी फोर्स नीचे के डायरेक्शन में ना लगे। हालांकि ध्यान दीजिए, जो इधर से जो फील्ड है और इधर से जो फील्ड है ये रहेगा, ठीक है ना, यानी इसका प्रभाव ये होगा कि इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा और इसका प्रभाव ये होगा कि इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। आर्मेचर रिएक्शन हम लोग पढ़ते थे कि इसके कारण ये ऊपर शिफ्ट हो जाता था, ये बीच वाले के कारण ये नीचे डाउन हो जाता था और फिर नीचे ऐसे निकल जाता था। लेकिन जब हम इंटरपोल्स यूज करेंगे तो ये बीच वाले पार्ट को तो कंपेंसेट कर देगा। ये जो रेड वाला है ये तो पूरी तरह से आपका समझिए कि इसका इफेक्ट पूरी तरह से कंपेंसेटेड है, लेकिन जो साइड में ये जो है और साइड में ये जो है ये नहीं होता है, इसके लिए फिर कंपेंसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं। तो इंटरपोल्स का काम है कि रोटर के सेंट्रल पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके इक्वल से थोड़ा ज्यादा, और थोड़ा ज्यादा क्यों करते हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इक्वल, अभी आप इक्वली मान लीजिए, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाना, ताकि सेंट्रल में जो इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रेस करके डाउन करता था वो ना हो। करेक्ट ना। तो दीज आर इंटरपोल्स। मेन पर्पस कि रोटर के सेंट्रल पार्ट के आर्मेचर फ्लक्स के इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाए, ताकि कोई भी बेंडिंग ना हो मैग्नेटिक फील्ड में। अगर बेंडिंग नहीं होगी तो क्या एमएनए शिफ्ट करेगा? एमएनए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, एमएनए की शिफ्ट करने की कोई बात ही नहीं है। यानी कि यही पॉइंट जो ब्रश का पॉइंट है, यही हमारा पॉइंट इंटरपोलर एक्सिस है, यही हमारा एमएनए है, यहीं पे जीरो फ्लक्स डेंसिटी है। और कॉइल जब यहां पर आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा और शॉर्टेड होगा, कम्यूटेशन इज कंप्लीटली रिमूव्ड। बात समझ में आ रही है? कोई एमएनए की शिफ्टिंग नहीं होगी। लोड के हिसाब से आपको ब्रश की शिफ्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। आर्मेचर फ्लक्स है ही नहीं तो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की तो कोई बात ही नहीं है। सैचुरेशन इज ए पॉइंट, सैचुरेशन के कारण डीमैग्नेटाइजिंग होगा, उसको हम लोग कंपेंसेटिंग वाइंडिंग में रिड्यूस कर लेंगे, वो देखेंगे हम लोग। समझ में आ रही बात? तो इंटरपोल्स का मेन पर्पस आप समझ गए, और ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि देखिए, लोड अगर चेंज हो, अगर हम मान लीजिए परमानेंट मैग्नेट ले लें, यहाँ नॉर्थ ले लें, यहाँ साउथ ले लें, तो लोड चेंज होने के साथ आर्मेचर करंट की वैल्यू चेंज होती है। आर्मेचर करंट की वैल्यू चेंज होगी तो ये कंपोनेंट का वैल्यू चेंज होगा। मान लीजिए लोड हम बढ़ा रहे हैं तो इस करंट की वैल्यू बढ़ेगी, नीचे साइड में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और अगर हम परमानेंट मैग्नेट यूज करें जिसका मैग्नेटिक इफेक्ट कांस्टेंट होता है, तब तो फिर इसको कंपेंसेट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए हमें यहाँ परमानेंट मैग्नेट नहीं चाहिए, हमें यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए, और ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए जिसका मैग्नेटिक फील्ड वैरी करे प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, लोड करंट, आर्मेचर करंट प्रैक्टिकली, क्योंकि आर्मेचर के ही कारण ये करंट है। मतलब हमको यहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए
जो कि इसके हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रहे। अगर ये बढ़े तो ये भी बढ़े, ये घटे तो ये भी घटे। ऐसा कैसे हो सकता है? परमानेंट मैग्नेट तो ये नहीं कर सकता है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ऐसा हाउ इट इज पॉसिबल? एक बात तो आप समझ में आ रहा है कि परमानेंट मैग्नेट नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना पड़ेगा, आयरन का टुकड़ा लेना पड़ेगा, वाइंडिंग वाइंडिंग करनी पड़ेगी। और अगर आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल रखना है तो इसका मतलब है कि आर्मेचर करंट ही इससे जाना चाहिए, है ना, आर्मेचर के सीरीज में होना चाहिए, ताकि अगर लोड घटाते हैं आर्मेचर करंट घटता है तो जो आर्मेचर करंट हो वही करंट इसमें भी आ रहा है, इंटरपोलर में भी आ रहा है, वही करंट इंटरपोल में भी आ रहा है, और वही करंट इसमें आ रहा है तो ये इसको अपोज कर पा रहा है। समझ रहे बात? समझ? अगर कम है लोड तो इसमें कम करंट आएगा तो ये कम मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो भी इसके अपोज करेगा। ज्यादा है लोड ज्यादा होगा तो आर्मेचर करंट, जैसे आप कोई भी मोटर लें, सपोज आप शंट मोटर लेते हैं, शंट जनरेटर या मोटर लेते हैं, कैसा होता है? ये होता है RA, ये आपका मोटर है, और ये है आपका RSH, करेक्ट ना? ठीक है। तो अगर सपोज इट इज जनरेटर BT, अगर यहां पे लोड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहां का करंट बढ़ेगा और यहां से भी करंट बढ़ेगा, यहां का करंट तो कांस्टेंट है, यहां से करंट बढ़ेगा IA से, तो IA से करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अब इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए, तो क्या करना होगा, इसमें जो वाइंडिंग है इंटरपोल में, इसको अगर हम लोग आर्मेचर के साथ सीरीज में कर लें तो जितना करंट आर्मेचर में उतना ही करंट इंटरपोल में। तो यही करते हैं, है ना। सबसे पहली बात, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट रखते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करना है, और दूसरी बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो वाइंडिंग होगी उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो करंट आर्मेचर करंट ही होगा। मतलब इंटरपोल विल बी इन सीरीज विथ आर, इंटरपोल आप कह सकते हैं इन सीरीज विथ आर्मेचर, ठीक है ना, आर्मेचर के साथ ये सीरीज में रहेगा। ओके बात? तो हमने क्या क्या जाना, एक तो ये जाना इंटरपोल है क्या, ये एक्चुअली ये आपको पता है ये पूरा पीछे तक होगा, तो ये पतला जो पोल है ये पीछे तक ही होता है, ये पूरा पीछे तक होगा, और इस पे वाइंडिंग की होगी, और वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में होगी। कैसे वाइंडिंग होगी हम लोग कर चुके हैं, हम बनाएंगे भी यहाँ पर, कर चुके हैं ना, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, सबका वाइंडिंग हम लोग देख चुके हैं, कहाँ से कहाँ कनेक्शन किस तरह से होता है उसको देखेंगे। लेकिन आप ये समझ गए कि ये होता है आर्मेचर के साथ सीरीज में होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट है दैट इज। अब आइए इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक फिगर बनाते हैं जिसमें आपको पता चले कि कैसे बाइंडिंग करेंगे। 1 मिनट देखिए, ये एक मशीन लिया है जनरेटर। कौन सा है ये मशीन, सोचिए जरा। दिस इज लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन, है ना। अब इस चीज को, ये तो सर्किट है, सर्किट मॉडल। अब इसका एक्चुअल फिगर कैसा होगा वो यहां पर हमने है, ठीक है। ये आपका रोटर है। आप सर्किट के हिसाब से देखिए, जो मेन कनेक्शन है जहां पर VT होगा, ये पॉइंट, यहां से एक वायर आया है सीरीज फील्ड वाइंडिंग में और एक गया है शंट फील्ड वाइंडिंग में। तो एक जो ब्लू से है वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। पहले हम लोग सीरीज सर्किट देखते हैं। तो एक ब्लू से आया सीरीज वाइंडिंग में, ये 2 टर्न लिया ऐसे ताकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बने, और यहां से फिर इसमें भी, और वहां से फिर देखिए RAC के साथ सीरीज में है आर्मेचर और इंटरपोलर वाइंडिंग, तो यहां से फिर किस में कर दिए, इसमें कर दिए। अब देखिए ये पीछे से ऐसे आगे लाकर कैसे किया होगा, उसके पीछे कारण है, आई विल टेल दैट। लेकिन देखिए पहले इस पे वाइंडिंग किया, फिर वो वायर आ गई ब्रश के थ्रू आर्मेचर में, फिर इसमें सब में करंट होते हुए फिर ये इधर आया, फिर इंटरपोल में हुआ, और उसके बाद फिर फाइनली बाहर, ठीक है। शंट का, फिर शंट तो सीधे सीधे पैरेलल में है, यहां से 4-5 टर्न लिया, फिर यहां से ऐसे लेकर के फाइनल आउटपुट। देखिए ये जनरेटर है, ठीक है ना, और इसको हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं। तो जैसा अभी तक हम आर्मेचर रिएक्शन का केस लिए वही केस है, यानी कि जो आर्मेचर रिएक्शन का मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा ही होगा। हमको इंटरपोल में वाइंडिंग कुछ इस तरह से करनी है
ताकि इंटरपोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो इसके अपोजिट बने। मतलब यहाँ पे बनाना है नॉर्थ और यहाँ पे बनाना है साउथ। तो यहाँ पर नॉर्थ बनाने के लिए आप देखिए मैंने कैसे किया वाइंडिंग, इसमें ऐसे पीछे ऐसे ऐसे है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा नॉर्थ, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो वाइंडिंग है ये ऐसे है, ये पीछे से ऐसे आया ऐसे, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के इसमें, तो ये क्या हो जाएगा साउथ। तो ये एक्चुअल जिस तरह से वाइंडिंग करते हैं इंटरपोल की सीरीज में आ गया और सारा बात ये हो गया। ठीक है, इसी को देख करके मैंने ये बना दिया। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें इंटरपोल्स का। हमने ये तो समझ लिया कि इंटरपोल आर्मेचर के साथ सीरीज में होता है। इंटरपोल पोल कोर के ही मटेरियल का होता है और नैरो कॉम्पोल्स भी कहते हैं, कम्यूटेटिंग पोल्स, कॉम्पोल्स, नैरो पतला, और ये अपने इस जोन के बीच वाले, रोटर के बीच वाले पार्ट के मैग्नेटिक फील्ड को कंपेंसेट करेगा। अब कंपटीशंस में आपसे जनरली कोई एक फिगर दे देगा, जैसे कि सपोज बोलेगा कि भाई ये एक मोटर है, ठीक है, और इसमें इंटरपोल्स हैं, और बोलेगा मोटर जो है या तो आपको करंट वगैरह का डायरेक्शन है, या बोलेगा मोटर का रोटेशन इस तरफ है, और बोलेगा यहां नॉर्थ लिया यहां साउथ है। अब ये बताओ कि इंटरपोल्स की पोलैरिटी क्या होगी, कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान में रखिए, एक जो इसका रूल है सिंपल, पर्पस तो हमको पता है, रूल देखिए कि ये जैसे जनरेटर है, इसके रोटेशन का डायरेक्शन ये है, तो अब देखिए ये रोटर इस तरफ मूव कर रहा है, तो जब मूवमेंट के मतलब जब ये मूव कर रहा है, मान लीजिए हमको इस अभी नहीं पता हमको इसका क्या है, लेकिन हम ठीक है जब ये मूव करके सबसे पहले मान लीजिए इसका निकालना है, तो मूवमेंट के क्रम में अब इसका निकालना है, ये पता करना है कि ये कौन सा पोल है, साउथ पोल है कि नॉर्थ पोल है। अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, अरे ये गलत हो गया सॉरी, यहां डॉट होगा ना, अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ तब तो आप पकड़ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे है तो यहाँ नॉर्थ होगा या साउथ होगा। ये कुछ भी नहीं दे, नथिंग, कुछ भी नहीं दे, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं दे, रोटेशन का डायरेक्शन दे और ये मैग्नेटिक फील्ड दे, तो भी आप निकाल सकते हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम EMF इंड्यूस का डायरेक्शन निकाल सकते हैं राइट हैंड रूल से, और वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी एक सिंपल है, जो एक रूल बुक्स में आपको मिल जाएगा कि जनरेटर के लिए मूवमेंट के डायरेक्शन में, ठीक है ना, जनरेटर के लिए रोटेशन के डायरेक्शन में, मूवमेंट के डायरेक्शन में अगला जो पोल है वही इंटरपोल की पोलैरिटी, अगले पोल की जो पोलैरिटी होती है वही इंटरपोल की पोलैरिटी होती है। जैसे जनरेटर के लिए देखिए ऐसे इसका पता करना है, तो यहां रोटर जब मूव करके आगे बढ़ेगा तो जो इसकी पोलैरिटी होगी वही इसकी पोलैरिटी होगी। तो ये क्या है साउथ, तो यहां भी क्या हो जाएगा साउथ पोल। तो जनरेटर के लिए फॉर जनरेटर है ना, फॉर जनरेटर पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल इज सेम एज मेन पोल अहेड ऑफ रोटेशन। रोटेशन में जो आगे आने वाला जो मेन पोल है वही हो जाएगा। जैसे इसका देखना है तो रोटेशन में ऐसे घूम रहा है इस तरफ, तो इस तरफ घूमने में इसको जब ये क्रॉस करेगा तो अगला कौन सा पोल आने वाला है नॉर्थ पोल, तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी नॉर्थ पोल। अगर मान लीजिए इसी का रिवर्स रहता, यहाँ पे सपोज साउथ पोल होता और यहाँ पे सपोज नॉर्थ पोल होता और मूवमेंट का डायरेक्शन यही रहता, ठीक है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, मूवमेंट का डायरेक्शन यही रहता, ये सब करंट वगैरह चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपको सीधे जब मूवमेंट का डायरेक्शन यही रहता, तो मूवमेंट के क्रम में इसका निकालना है, तो अगला कौन आ रहा है नॉर्थ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉर्थ, और पिछला क्या है, अच्छा इसमें फिर आगे बढ़ने में क्या है साउथ में, समझ में आ रहा है। तो जनरेटर के लिए एक जो जनरल जो रूल है कि इंटरपोल की पोलैरिटी पता करने के लिए कि जनरेटर के लिए मूवमेंट के डायरेक्शन में जो अगला पोल है नेक्स्ट पोल वही क्या है आपका वही क्या होगी इंटरपोल की पोलैरिटी, करेक्ट ना, ओके।
और मोटर के लिए क्या होगा, देखिए सपोज कि ये मोटर है और इसमें हमने करंट दिया, हमने सप्लाई दिया, और सप्लाई देने के कारण सपोज कि आर्मेचर में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो कुछ इस तरह से होगा, इधर पूरा क्रॉस, इधर पूरा डॉट, ठीक है। और हमको ये पता करना है कि मोटर के केस में इन इंटरपोल्स की पोलैरिटी क्या होगी। तो सबसे पहले ये देखिए कि इस कॉन्फ़िगरेशन में आखिर मोटर किस तरफ मूव करेगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो लेट्स सी, ठीक है। तो अगर देखिए करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए ध्यान देंगे थोड़ा सा हम लोग कि जब जनरेटर था, जब ये जनरेटर है तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से। इंटरपोल से भी करंट ऐसे निकल रहा है और आर्मेचर से भी निकल रहा है, सीरीज फील्ड से भी निकल रहा है, ठीक है। आर्मेचर से भी करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, इस तरह से, फील्ड में इस तरह से, फिर इस तरह, तो कुछ इस तरह का बनता था जब। और यहां पर क्या होता था, अहेड तो साउथ था, ये नॉर्थ था, ये नॉर्थ था और ये साउथ था, ठीक है। अब सेकंड केस में जब हम इसको मोटर ले रहे हैं, ठीक है, जब मोटर लेंगे तो करंट इधर से इन करेगा और इस शंट फील्ड में तो ऐसा ही जाएगा, सीरीज वाइंडिंग में इस तरह से जाएगा। अब देखिए आर्मेचर से जो करंट का डायरेक्शन था वो चेंज कर गया, है ना। पहले करंट का डायरेक्शन ऐसे था, अब करंट का डायरेक्शन चेंज कर गया, मतलब इन सब में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो चेंज कर जाएगा। डॉट 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 डॉट, ठीक है, क्रॉस 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 क्रॉस, ओके, ठीक है। और इंटरपोल्स जो है उसका भी तो डायरेक्शन रिवर्स हो गया, इंटरपोल्स का भी डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो इंटरपोल्स का डायरेक्शन अगर रिवर्स हो गया तो इसकी भी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन रिवर्स तो पोलैरिटी चेंज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साउथ, और यहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में देखिए, अब इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्या चीज होगी। तो देखिए अब यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये फील्ड का डायरेक्शन यही है, ये ऐसे, और आर्मेचर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा ऐसे ऊपर, ठीक है। आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऊपर। और क्या इंटरपोल इसको कंपेंसेट कर पा रहा है? तो देखिए कि ये नॉर्थ पोल यहां बन गया अपने आप, साउथ पोल यहां बन गया अपने आप, और ये जो आर्मेचर का फील्ड है ये अब ऊपर की तरफ है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगा साउथ की तरफ, और इसको जैसे अभी जो है, अभी इसका आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, अब इसको ऑटोमेटिकली इंटरपोल नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, तो ये नीचे की तरफ करके कंपेंसेट कर देगा, सब कुछ सही है। लेकिन कंपटीशन के लिए एक जनरल रूल बनाना होगा हमको, जैसे जनरेटर के लिए बनाए कि जनरेटर के लिए रोटेशन के डायरेक्शन में जो अगला मेन पोल की पोलैरिटी है वही इंटरपोल्स की पोलैरिटी होगी, उसी तरह से इसके लिए भी बनाना होगा। तो अब पहले हम लोग ये सोचते हैं कि ये मूव किस डायरेक्शन में करेगा, रोटर। तो देखिए जैसे ये आपका कंडक्टर है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये नॉर्थ और साउथ की पोलैरिटी क्यों नहीं चेंज हुई जब आरएसई का करंट चेंज हुआ। तो यहाँ पर हमने एक एज्यूम किया है कि शंट फील्ड का, देखो शंट फील्ड तो टर्मिनल वोल्टेज हमने कुछ चेंज नहीं किया है, शंट फील्ड में पहले जितना करंट जाता था उतना ही करंट अभी भी जा रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि शंट फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो सीरीज फील्ड से ज्यादा है, ठीक है, ताकि, क्योंकि देखिए पहले जो शंट फील्ड और सीरीज फील्ड, मतलब सीरीज से डायरेक्शन ऐसा था, अब डायरेक्शन चेंज हुआ, तो अगर पहले सीरीज क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड होगा तो अब सीरीज पहले अगर इसका और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड अगर है, मतलब मैग्नेटाइजिंग अगर है, तो अब चूंकि सीरीज से डायरेक्शन चेंज होगा करंट का, शंट से तो वही है,
सीरीज से डायरेक्शन चेंज हुआ है, इसलिए सीरीज के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया होगा। तो अब ये डिफरेंशियली काम कर रहे हैं, करेक्ट ना। तो लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि शंट फील्ड का स्ट्रेंथ सीरीज फील्ड से ज्यादा है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड की पोलरिटी चेंज नहीं हुई। ओके ना। अब देखते हैं मूवमेंट का डायरेक्शन। तो इसमें देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, करंट का डायरेक्शन बाहर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मूव कैसे करेगा, ऊपर। और इसके लिए भी देख लीजिए, करंट का डायरेक्शन अंदर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, यानी कि मूवमेंट का डायरेक्शन से कैसा होगा, क्लॉकवाइज। अब देखिए कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या एक रूल बना सकते हैं। तो मोटर के लिए ये रूल बनता है कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जिसका इंटरपोल की पोलरिटी पता करनी है, उसके पीछे वाले मेन पोल की पोलरिटी होती है। जनरेटर के लिए क्या था, रोटेशन के डायरेक्शन में अगले मेन पोल की पोलरिटी इंटरपोल की पोलरिटी होती है, और मोटर के लिए रोटेशन के डायरेक्शन में पिछले पोल की पोलरिटी इंटरपोल की पोलरिटी होती है। सही है। देखिए इसमें ये दो के तो बहुत आसान है, जब चार चार पोल होंगे इस तरह से सपोज, ठीक है, बीच में रोटर दे दिया, बोला कि इट एक्ट्स एज ए मोटर एंड इट मूव्स लाइक दिस। नाउ देयर आर 4 इंटरपोल्स। ओके, दिस इज नॉर्थ, this is south, this is north, this is south. Find out the polarity of these interpoles. तो अब इस केस में आप कंडक्टर्स लेकर के और वो सब काम नहीं कर सकते हैं, आपको इसी जनरल रूल से निकालना होगा। क्या है, अगर जनरेटर है तो रोटेशन के डायरेक्शन में अगले पोल की पोलरिटी होगी, मोटर है तो रोटेशन के डायरेक्शन में पिछले पोल की पोलरिटी होगी। आइए देखते हैं, इसके लिए से स्टार्ट करते हैं। मोटर है, दिस इज अ मोटर, इतना बताएगा आपको, ये मोटर है। तो मोटर है तो ये ऐसे मूव करेगा, इधर मूव कर रहा है, तो इसकी पोलरिटी होगी इसके पीछे वाले की, यानी इसकी पोलरिटी क्या होगी, साउथ। ओके, इसकी पोलरिटी होगी नॉर्थ। जब घूम के इधर जाएगा इसकी पोलरिटी होगी साउथ और इसकी पोलरिटी नॉर्थ। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। और ये जनरेटर आता तो सब कुछ चेंज होता है, अगर रोटेशन का डायरेक्शन यही है तो ये होता है नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, करेक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरपोल्स की पोलरिटी को पता करने का, ठीक। चलिए अब इसमें एक और पॉइंट जो बच गया आपको, हाँ एक और पॉइंट आपको बता दें कि जनरली जितने नंबर ऑफ पोल्स होते हैं उतने इंटरपोल्स भी होते हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ पोल्स होते हैं उतने इंटरपोल्स भी होते हैं। लेकिन अगर आपके मशीन की साइज काफी कम है, जनरली जो डाटा मिलेगा बुक्स में आपको कि 3-4 किलोवाट से अगर कम है मशीन की रेटिंग, तो इंटरपोल्स की संख्या 2 होती है जनरली, ठीक है, वो उतने से हो जाता है। लेकिन उससे हाई लेवल के लिए मशीन के लिए इंटरपोल्स की संख्या मेन पोल्स की संख्या के ही बराबर होती है, करेक्ट। आइए एक और पॉइंट जो हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि इंटरपोल्स जो है सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं इतना जो कि इस आर्मेचर फ्लक्स को कंपेंसेट कर सके, ठीक है। अच्छा एक और बात, जब ये आर्मेचर फ्लक्स कंपेंसेट हो जाएगा उस समय हमारे मशीन के अंदर में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, आइए उसको भी देखते हैं। क्योंकि इंटरपोल्स ने इस बीच के ये जो नीचे वाला फोर्स था उसको तो खत्म कर दिया, लेकिन साइड से इधर ऊपर और इधर ऊपर तो है। तो जब इंटरपोल्स का यूज करेंगे उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपके मशीन के अंदर वो कुछ इस तरह से होगा, यहां भी ऊपर कंसंट्रेटेड, कुछ इस तरह से, और बहुत कम कुछ इस तरह से, ठीक है। मतलब अधिकतर जो फील्ड है वो ऊपर की तरफ कंसंट्रेटेड होंगे। तो ये ऐसा कुछ होगा, बेंड कुछ नहीं है बट सैचुरेशन हो रहा है यहां भी, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। चलिए एक और बात इसमें ये है कि इंटरपोल्स जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जैसे यहां जनरेट कर रहा है इसके अपोजिट, तो इक्वल एंड अपोजिट ना करके, अपोजिट तो होता है इक्वल नहीं होता है, आर्मेचर के फील्ड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों? इसके पीछे कारण सिंपल सा ये है, इसके बहुत ज्यादा इसमें तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन कि देखिए आर्मेचर रिएक्शन में जो प्रॉब्लम होती है या डिलेड कम्यूटेशन जो होता है उसके पीछे दो कारण हैं।
एक तो आर्मेचर रिएक्शन है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और एक और कारण हम आपको बताए थे, रिएक्टेंस वोल्टेज। कि डिलेड कम्यूटेशन का एक और कारण है रिएक्टेंस वोल्टेज। जब करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है IA प्लस IA से माइनस IA में, तो इस डिक्रीमेंट के कारण उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होता है और वो अपने इस डिक्रीमेंट का अपोज करता है, उसको रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं। तो इसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर पाए, तो इसी के रिडक्शन के लिए इंटरपोल्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं वो आर्मेचर फ्लक्स से थोड़ा ज्यादा करते हैं। जनरली डाटा सब आपके नोट्स में मिल जाएंगे आपको, 1.2 to 1.3 टाइम्स 5। इस तरह से इन पोल्स की डिजाइनिंग होती है कि 1.2 से 1.3 टाइम्स आर्मेचर फ्लक्स के ये फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं, ताकि आर्मेचर फ्लक्स को तो कंपेंसेट करे 1 से, बाकी का जो फ्लक्स है वो रिएक्टेंस वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज इंड्यूस हो वाइंडिंग में, उसके लिए होता है। मतलब जब ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड देगा और ये कंडक्टर्स मूव कर रहे हैं, तो जब कंडक्टर यहां पर आएगा, जब कम्यूटेशन शुरू होगा तभी ना रिएक्टेंस वोल्टेज होगा, जब कम्यूटेशन शुरू होगा तब रिएक्टेंस वोल्टेज होगा। तो जब ये कंडक्टर इस इंटरपोल के जोन में आने लगेगा तो रिएक्टेंस वोल्टेज शुरू होगा, और उसी समय वो इस इंटरपोलर फ्लक्स के भी इन्फ्लुएंस में आएगा। अब इंटरपोलर फ्लक्स जो है उसका मैग्नीट्यूड आर्मेचर फ्लक्स से ज्यादा है, तो उसको तो कंपेंसेट किया। बाकी का जो फ्लक्स है, देखिए, एक तो रिएक्टेंस वोल्टेज इसमें इंड्यूस हो ही रहा है क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, लेकिन ये इंटरपोल क्या करता है कि कुछ एक्स्ट्रा इसमें वोल्टेज जनरेट करवाता है। कैसे? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा फ्लक्स देता है। तो जब ये कंडक्टर इस ब्रश के कांटेक्ट में आता है तो एक वोल्टेज तो इंड्यूस होता है रिएक्टेंस वोल्टेज, और एक और वोल्टेज इंड्यूस होता है ड्यू टू दिस इंटरपोलर फ्लक्स, एक्स्ट्रा फ्लक्स। और इन दोनों की नेचर, इन दोनों का जो पोलरिटी है वो अपोजिट होता है, जिससे कि जो रिएक्टेंस वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो भी कंपेंसेट होता है ना। तो कंपेंसेट होता है और उसके कारण आपका कम्यूटेशन और इंप्रूव होता है। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरपोल्स का ये निकला कि इंटरपोल्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं वो आर्मेचर फ्लक्स से ज्यादा करते हैं। व्हाई? टू रिड्यूस एनी रिएक्टेंस वोल्टेज। करेक्ट? किसी भी रिएक्टेंस वोल्टेज को खत्म करने के लिए, उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए। ठीक है, तो इंटरपोल्स में बेसिकली इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और इतने पॉइंट्स जानना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा, देखिए क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि ए लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, इसलिए मैंने जानबूझ करके लॉन्ग शंट लिया क्योंकि लॉन्ग शंट पे ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हम लोग एक्चुअली डील कर चुके हैं, आप इसका आंसर बता भी देंगे ऐसे ही। तो कह रहा है ए लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर फिटेड विथ इंटरपोल्स इज क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड। मतलब एक लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर है और इसमें इंटरपोल्स लगे हुए हैं और ये क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड है। मतलब ये कि जब इस लॉन्ग शंट जनरेटर से ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, आरएसएच में तो ऐसे ही जाएगा, आरएसी में ऐसा आ जाएगा। तो इस कंडीशन में इन दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है, आरएसी और आरएसएच का, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड, फुल स्टॉप, विथ द सप्लाई टर्मिनल्स अनचेंज्ड। सप्लाई टर्मिनल्स को हम चेंज ना करें, कॉमा, द मशीन इज नाउ रन एज कंपाउंड मोटर। अब बिना कुछ चेंज किए हुए, ना ये वोल्टेज चेंज कर रहे हैं ना टर्मिनल चेंज कर रहे हैं, हम इसको मोटर की तरह चलाना चाह रहे हैं, है ना। मतलब कि करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिए। तो करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिए, तो आप ये बताइए क्या आरएसएस से करंट का डायरेक्शन चेंज होगा? नो सर। ओके, गुड। तो ये करंट का डायरेक्शन किस किस से चेंज होगा? आरएससी से चेंज होगा, आर्मेचर से चेंज होगा, आरइन से चेंज होगा, इंटरपोलर वाइंडिंग से चेंज होगा। तो बोल रहा है कि विद द सप्लाई टर्मिनल्स अनचेंज्ड द मशीन इज नाउ रन एज कंपाउंड मोटर, फुल स्टॉप, इफ शंट फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सीरीज फील्ड। जो मैंने केस लिया वही है, अगर शंट फील्ड
सीरीज फील्ड से स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा मैग्नीट्यूड है, रिलक्टेंस कम है, स्ट्रॉन्गर देन द सीरीज फील्ड, देन आंसर द फॉलोइंग। तो इन पॉइंट्स को आंसर कीजिए। पहला, इज द मोटर डिफरेंशियली और क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड। अब मोटर डिफरेंशियली है कि क्यूमुलेटिवली है? तो देखिए, जब करंट का डायरेक्शन ऐसे था तब ये क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड था, लेकिन अब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन आरएसएच में तो करंट का डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, इसका तो डायरेक्शन वही है। यानी कि पहले दोनों सेम डायरेक्शन में थे, अब आरएससी का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो अब कैसा हो गया? डिफरेंशियली कंपाउंडेड। समझ आ रही है बात? देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, डू द इंटरपोल्स हैव प्रॉपर पोलैरिटी फॉर गुड कम्यूटेशन। मतलब अब इस पोजीशन में जब ये मोटर के रूप में काम कर रहा है, तब उस समय पूछ रहा है कि क्या जो इंटरपोल्स हैं उनकी पोलैरिटी कम्यूटेशन के लिए सही है। तो इसको आप सोचिए। देखिए कुछ नहीं, मतलब आरएसी का डायरेक्शन आपने चेंज किया तो डिफरेंशियली कंपाउंडेड हो गया, तो आरए का भी तो डायरेक्शन चेंज हुआ, तो वही हमने यहाँ चेंज किया था ना, क्रॉस से सबको क्या किया, डॉट में कन्वर्ट किया, और यहाँ पर क्रॉस डॉट था सो क्रॉस हो गया। ठीक है, तो आरए का डायरेक्शन चेंज हुआ। इंटरपोल से भी करंट का डायरेक्शन चेंज किया, तो इंटरपोल से किया तो यहाँ साउथ आ गया, यहाँ नॉर्थ आ गया। अब ये पूछ रहा है कि क्या इस कंडीशन में ये सही प्रॉपर कम्यूटेशन दे रहा है। तो देखिए जरा, हम लोग देखेंगे, ये ऐसे ऊपर है, अब नॉर्थ पोल इसको नीचे प्रेस कर देगा, दे रहा है। ठीक है, थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है, इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन द सेम इन विच इट वाज ड्राइवन एज ए जनरेटर। क्या अब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम है जनरेटर के लिए जो ड्राइव किए उसके कंपैरिजन में? तो आपको याद होगा कि जनरेटर के लिए भी हम लोग इसी तरह से ड्राइव किए थे, और मोटर के लिए भी ये इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी क्या है? सेम है। आपके लिए होमवर्क ये है कि अभी इसने केस लिया कि शंट फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सीरीज फील्ड। आपको इसी क्वेश्चन को बनाना है, इन्हीं तीनों पॉइंट्स को बनाना है, कीपिंग इन माइंड दैट सीरीज फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन शंट फील्ड, और फिर इन्हीं तीनों सवालों का जवाब देना है। पहला, क्या मतलब पहले आप ये मानिए कि जनरेटर है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन बस कंडीशन है कि सीरीज फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन शंट फील्ड। ओके, अब पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि पहले क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड था, अब क्या हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब इस पोजीशन में क्या इंटरपोल सही से कंपेंसेट कर रहे हैं, और तीसरा, क्या रोटेशन का डायरेक्शन वही है तो जनरेटर के समय था। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपेंसेटिंग वाइंडिंग पढ़ करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे और इस क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।